कहानी की शुरुआत में घाटी के बीच में रात की जंगली हवाएं बहुत तेजी से शोर मचाती हुई गुजर रही थीं। लोहे के ऊंचे खंभों पर जो चीनी मिट्टी के इंसुलेटर लगे थे उनसे हल्की हल्की चरमराने की आवाज आ रही थी। अचानक एक इंसुलेटर जोर के झटके के साथ अपनी जगह से उखड़ गया और उसका एक सिरा नीचे गिरते हुए सीधे लोहे के ढांचे से जा टकराया। टक्कर होते ही चारों तरफ बिजली की चिंगारियां छिटक गईं। उन तेज हवाओं ने उन चिंगारियों को उड़ाकर पास की सूखी घास के ढेर में फेंक दिया। देखते ही देखते आग की छोटी छोटी लपटों ने उस शांत घाटी को निगलना शुरू कर दिया। हवा के झोंके मिलते ही आग में जैसे जान आ गई और वह पल भर में कई मीटर ऊंची उठने लगी। आग किसी शिकारी कुत्ते की तरह हर तरफ फैलने लगी। उसकी रफ्तार इतनी खूंखार थी कि उसे रोकना नामुमकिन लग रहा था। दूसरी तरफ पास ही में एक छोटा सा कस्बा रात के सन्नाटे में सुकून से सोया हुआ था। उन बेचारे लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि कितनी बड़ी तबाही उनकी तरफ बढ़ रही है। 8 नवंबर की सुबह जब हल्की हल्की रोशनी हुई तो किसी को खबर नहीं थी कि उनके पास अब 2 घंटे से भी कम का समय बचा है। 40 साल का केविन उस कस्बे में स्कूल बस चलाता है। आसमान में अभी उजाला ठीक से हुआ भी नहीं था कि वह अपनी ड्यूटी के लिए घर से निकल गया। रेडियो पर लगातार मौसम की चेतावनियां आ रही थीं। उत्तरी कैलिफोर्निया के पैराडाइज टाउन में पिछले 210 दिनों से एक बूंद बारिश नहीं हुई थी। हवा में सूखापन इतना ज्यादा था कि लग रहा था जैसे सब कुछ अभी फट जाएगा। आज भी हवाएं बहुत सर्द और तेज थीं। सिग्नल देने वालों का कहना था कि हवा की रफ्तार और बढ़ेगी और यह 128 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। आग का रेड अलर्ट एक बार फिर से बज उठा था। हवा में धुएं का एक छोटा सा कण या एक छोटी सी चिंगारी भी महाविनाश का कारण बन सकती थी। निवासियों को हिदायत दी गई थी कि आग दिखते ही तुरंत पुलिस को फोन करें, लेकिन ज्यादातर लोगों के मन में यह बस एक और सामान्य चेतावनी जैसा ही था जिससे वे अब तक वाकिफ हो चुके थे। जैसे जैसे आग तेजी से फैल रही थी, किस्मत से एक गुजरते हुए ड्राइवर की नजर उस पर पड़ गई और उसने तुरंत रिपोर्ट कर दी। कंट्रोल रूम ने लोकेशन नोट की और पास के फायर स्टेशन नंबर 36 को अलर्ट भेजा। फायर फाइटर्स उस समय स्टेशन पर बैठकर अपना नाश्ता कर रहे थे। जैसे ही सायरन बजा वे सब छोड़ छाड़ कर निकले और अपनी दमक्कल की गाड़ियों के साथ आग वाली जगह की ओर दौड़ पड़े। जब वे मौके के करीब पहुंचे तो मंजर उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा भयानक था। तेज पूर्वी हवाओं ने आग की लपटों को घाटी की गहराई तक धकेल दिया था। आग अब सैकड़ों एकड़ में फैल चुकी थी। टीम के लीडर ने आदेश दिया कि उस तरफ की पतली सड़क से अंदर घुसते हैं। रास्ता बहुत छोटा था पर उन्होंने जोखिम लेने का फैसला किया। दमकल की बड़ी गाड़ी उस संकरी सड़क पर बड़ी मुश्किल से समा पा रही थी। टीम के एक साथी ने चेतावनी दी कि अगर आग ने अपनी दिशा बदली और हम पर हमला किया तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन लीडर ने दांत भींचकर कहा कि थोड़ा और करीब चलते हैं, शायद आग बुझाने का कोई मौका मिल जाए। पर आग का तांडव बढ़ता ही जा रहा था। टीम के बाकी लोगों को शक होने लगा और सबने एक सुर में कहा कि यह रास्ता आगे नहीं जाता। आखिरकार लीडर ने गाड़ी वापस मोड़ने और आग पर हमला करने के लिए कोई नया पॉइंट ढूंढने का फैसला किया। हाईवे बोहंटुर के एक पेट्रोल पंप पर कमांड सेंटर बनाया गया। मेज पर बड़ा सा नक्शा फैलाया गया और जहां से आग शुरू हुई थी उस जगह को मार्क किया गया। आग अब 200 से 300 एकड़ तक फैल चुकी थी। तेज पूर्वी हवाएं आग के अगले हिस्से को आगे धकेल रही थीं। घाटी की बनावट ऐसी थी कि आग पूरी तरह बेकाबू हो रही थी। कमांडर ने और मदद मांगी और बताया कि एक स्पेशल टीम रास्ते में है। फिर चर्चा पास की बस्तियों पर होने लगी। आग से 1.5 किलोमीटर दूर एक पुराना खदान वाला कस्बा था जहां अब कोई नहीं रहता था। लेकिन दूसरी तरफ कोकोव नाम की एक छोटी बस्ती थी जो भारी खतरे में थी। वहां लकड़ियों के घरों और ट्रेलरों में करीब 800 लोग रह रहे थे। कमांडर ने तुरंत वहां से निकलने की चेतावनी जारी करने का हुक्म दिया। इसके बाद उन्होंने पैराडाइज टाउन के बारे में पूछा। साथियों ने बताया कि पैराडाइज टाउन घाटी के दूसरी तरफ है जिसकी आबादी 27,000 है और वह यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है, इसलिए फिलहाल वहाँ कोई खतरा नहीं है। तभी वायरलेस पर एक और खबर आई। किसी ने रिपोर्ट दी थी कि उसी इलाके में एक दूसरी जगह भी आग लग गई है। यह जगह शायद कोकोव के उत्तरी किनारे वाली सड़क के पास थी। पूरे इलाके में इतना धुआं भर गया था कि कुछ दिख नहीं रहा था और तेज हवा के कारण निगरानी वाले कैमरे भी टूट चुके थे। ये पक्का करना मुश्किल था कि नई आग सच में लगी है या नहीं। सामने खड़े फायर फाइटर्स ने भारी मन से कहा कि शायद उड़ती हुई चिंगारियों ने इतनी दूर जाकर नई आग लगा दी है। अगर 5 किलोमीटर दूर ऐसी आग लगी है तो ये बहुत बड़ी मुसीबत है। तभी बिजली कंपनी ने रिपोर्ट दी कि कोकोव इलाके में 10 मिनट पहले पावर कट हुआ है और बिजली की लाइनें गिर गई हैं। इसका सीधा मतलब था कि नई आग का कारण बिजली के गिरे हुए तार ही हैं। कमांडर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने बिजली कंपनी के अधिकारियों को बुरी तरह फटकारा कि जब रेड अलर्ट जारी हुआ था तो उन्होंने सप्लाई पहले ही क्यों नहीं काटी। अब आग हाथ से निकल चुकी थी और हर एक तार जो खंभे से लटका था वह नई आग का कारण बन सकता था। बिजली कंपनी के लोग बहाने बनाने लगे कि वे सब स्टेशन बंद कर रहे हैं और किसी को खंभा ठीक करने भेज रहे हैं। लेकिन आग की लपटें इतनी विकराल हो चुकी थीं कि कमांडर ने चिल्लाकर आदेश दिया, अभी के अभी सारी लाइनें काट दो। दूसरी तरफ केविन अपनी स्कूल बस को लेकर क्लिफ्टन रोड पर चल रहा था और एक एक करके बच्चों को पिक कर रहा था। वह रोज की तरह बस में अनुशासन बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। उसकी बस की सर्विसिंग की तारीख 3000 मील पहले ही निकल चुकी थी, पर केविन इसे लगातार टाल रहा था।
उसके बॉस रूबी ने उसे कई बार टोका था, पर वह हमेशा कोई न कोई बहाना बना देता। तभी केविन का फोन बजा। उसकी माँ बहुत घबराई हुई थी। घर पर बच्चा उल्टियां कर रहा था और उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। माँ ने परेशान होकर कहा कि उन्हें थर्मामीटर नहीं मिल रहा है। केविन ने कहा कि शायद वह फर्स्ट एड किट में हो या सिंक के नीचे। उसने कहा कि उसे अभी पेट्रोल भरवाना है और वह थोड़ी देर में फोन करेगा। पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी लाइन थी। केविन बेचैनी में स्टीयरिंग पर हाथ मार रहा था कि काश आगे वाली गाड़ियां जल्दी निकलें। तभी फोन फिर बजा। माँ ने बताया कि थर्मामीटर मिल गया है और बच्चे को 29 डिग्री सेल्सियस बुखार है। केविन ने कहा कि बच्चे को खूब पानी पिलाओ और वह शाम 4 बजे दवा लेकर आएगा। तभी ऑफिस के वॉकी टॉकी पर रूबी की आवाज आई। उसने केविन को तुरंत बस गैरेज लाने को कहा ताकि उसकी मरम्मत हो सके, वरना दोपहर की शिफ्ट नहीं मिलेगी। केविन ने अपनी पारिवारिक समस्या बताने की कोशिश की, पर रूबी ने एक नहीं सुनी और तुरंत वापस आने का हुक्म दिया। किसी तरह केविन दवाई की दुकान पर गया। फार्मासिस्ट ने पूछा कि बच्चा कितने साल का है और उसे कोई एलर्जी तो नहीं है। केविन थोड़ा हिचकिचाया और बोला कि शायद 15 साल का है और उसे कोई एलर्जी नहीं है। दवा लेकर उसने पैसे दिए और छुट्टा लेने का भी इंतजार नहीं किया। वह बस जल्दी घर पहुंचना चाहता था। तभी उसकी एक्स वाइफ लिंडा का फोन आया। वह उसे खरी खोटी सुनाने लगी कि उनका बेटा शॉन उसे मैसेज भेज रहा है कि वह घर जाना चाहता है और चाहता है कि माँ उसे लेने आए। लिंडा ने पूछा कि घर पर आखिर चल क्या रहा है। केविन का मन घबरा गया, पर उसने बात को गोल गोल घुमाया और ऐसा जताया जैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन उसे खुद पता था कि उसकी जिंदगी उस आग की तरह बेकाबू होती जा रही है। ऑफिस से फिर से बुलावा आया। रूबी की आवाज बहुत सख्त थी। उसने कहा कि अगर अभी बस लेकर नहीं आए तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। केविन ने मजबूर होकर हामी भर दी। उसी वक्त उसे दूर पहाड़ियों पर आग दिखाई दी। उसने तुरंत अपने बेटे शॉन को फोन किया और उसे तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा, वह बस काम खत्म करके दवा लेकर आ रहा है। घर वालों को डराने के बजाय उसने कहा कि कॉकॉव वाली आग की चिंता न करें, बस टीवी पर न्यूज देखते रहें। उधर कॉकॉव में हालात एकदम नरक जैसे हो गए थे। फायर फाइटर हॉपकिंस ने अपनी ताजा रिपोर्ट भेजी। वह अभी ड्यूटी से हटा ही था कि उसने देखा कि हर तरफ धुआं ही धुआं है। आग की लपटें हवा के साथ घरों की ओर दौड़ रही थीं। आग ने उन सारी सीमाओं को पार कर लिया था जो उसे रोकने के लिए बनाई गई थीं। जब कमांडर को पता चला कि आग 8 किलोमीटर की घाटी को पार करके पैराडाइज टाउन की तरफ बढ़ रही है तो उनका दिल बैठ गया। कुछ लोगों को लगा कि यह टेलीकॉम की खराबी है, पर बिजली कटने के बावजूद आग बढ़ रही थी। कमांडर को समझ आ गया कि यह कोई मामूली आग नहीं है, बल्कि एक विशाल फायर स्टॉर्म बन चुका है। इसका मतलब था कि अब कोई भी सुरक्षा घेरा इसे नहीं रोक पाएगा। स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। कमांडर ने तुरंत और ज्यादा दमक्कल की गाड़ियां और आग बुझाने वाले हवाई जहाज मंगाए। कॉकॉव के लिए निकलने की चेतावनी को बदलकर फोर्स्ड एवैक्यूएशन कर दिया गया। हवाई जहाजों से पानी और केमिकल गिराया जा रहा था, पर तेज हवा के कारण वे सही निशाने पर नहीं गिर रहे थे। उधर हेडक्वार्टर में अफरा तफरी मची थी। हॉपकिंस लगातार चिल्ला रहे थे कि लोग अपने घर और सामान की चिंता छोड़ें और तुरंत भागें। जिंदा रहना ही अब एकमात्र रास्ता था। लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे और अपनी गाड़ियों की तरफ भाग रहे थे। कॉकॉव से निकलने वाले रास्ते पूरी तरह बंद हो चुके थे। हॉपकिंस ने अपनी गाड़ी से रेडियो पर संदेश भेजा कि वे आग के बीच फंस गए हैं और कभी भी जिंदा जल सकते हैं। कमांड सेंटर ने उन्हें हॉफमैन ब्रिज की तरफ जाने को कहा। बचने का एक ही रास्ता था, नदी के पानी में कूद जाना। हॉपकिंस ने लोगों को चिल्लाकर कहा कि गाड़ियों से उतरो और नदी की तरफ भागो। पानी के अंदर जाकर अपना मुंह ढक लो और अपना शरीर आग की दिशा में करके लेट जाओ। सिर्फ इसी तरह जान बच सकती थी। लोग बदहवास होकर पानी में कूद पड़े। हॉपकिंस के मुंह से बस यही निकल रहा था, वे नहीं निकल पाएंगे, वे फंस गए हैं। लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला और सबको हिम्मत दी। सब साथ खड़े हो जाओ, डरो मत, हम यहाँ से सुरक्षित निकलेंगे, जल्दी करो जल्दी करो। उन्होंने बचाव दल से मदद मांगी और लोकेशन नोट करवाई। तभी केविन को लिंडा का फिर फोन आया। उसने पूछा कि उसने फोन क्यों नहीं उठाया। वह अपनी रोज की तकरार और परेशानियों से थक चुकी थी। केविन ने अपना गुस्सा दबाया और कहा कि यह सब एक गलत फहमी है। लिंडा ने उसे आईना दिखाते हुए कहा कि अगर सब ठीक है तो बेटा उसे बार बार मदद के लिए मैसेज क्यों भेज रहा है। उसने केविन को एक नाकाम पिता कहा जो हमेशा अपनी नाकामियों के लिए अपने मरे हुए बाप को दोष देता है, जिससे उसने 20 साल से बात तक नहीं की थी। केविन का सब्र टूट गया और वह चिल्ला पड़ा। थोड़ी देर की शांति के बाद लिंडा की आवाज थोड़ी नरम हुई। उसने बताया कि वह इतने समय बाद पहली बार अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने निकली है और चाहती है कि केविन एक पिता की जिम्मेदारी निभाए। लेकिन फिर उसने केविन को यह कहकर जख्म दिया कि वह चाहती थी बेटा केविन को अपना रोल मॉडल माने, पर केविन की जिंदगी तो खुद एक कचरा बन चुकी है। केविन खामोश रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। हाई स्कूल की अधूरी पढ़ाई, कम उम्र में शादी और फिर तलाक, बेटे की परवरिश का बोझ, ये सब उसके कंधों पर पत्थर की तरह भारी था। उसकी जिंदगी पर फेलियर का ठप्पा लग चुका था। केविन ने एक लंबी और गहरी सांस ली और फैसला किया कि उसे अब घर जाना ही होगा, अपने बेटे शॉन के पास। इसी बीच कमांड सेंटर में खलबली मची थी। कमांडर ने टाउन हॉल को सूचना दी कि 3रे, 8वें और 14वें जोन के लिए अनिवार्य निकासी का अलर्ट जारी कर दिया जाए। पैराडाइज टाउन के पूर्वी हिस्से के 4000 लोगों को तुरंत निकलना था, लेकिन ऐन मौके पर टाउन हॉल का कंप्यूटर सिस्टम खराब हो गया और चेतावनी वाला मैसेज लोगों तक नहीं जा सका। कर्मचारी बस हाथ मलते रह गए। आग अब पैराडाइज टाउन की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। कमांड सेंटर ने मदद मांगी,
पर बैकअप पहुंचने में 2-3 घंटे लगने थे। सबको पता था कि पैराडाइज टाउन अब तबाह होने वाला है। हालात इतने खराब थे कि हवाई मदद भी अब जान जोखिम में डालकर ही दी जा सकती थी। पैराडाइज टाउन के एक प्राइमरी स्कूल में बच्चे शोर मचा रहे थे। टीचर उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे थे कि यह बस एक मामूली पहाड़ी आग है और वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, पर हवा में जलने की गंध और बेचैनी साफ महसूस की जा सकती थी। जब स्कूल को कोई आधिकारिक आदेश नहीं मिला तो प्रिंसिपल ने खुद ही फैसला लिया कि बच्चों को सुरक्षित घर भेजना होगा। लेकिन जिन बच्चों के माँ बाप दूर काम पर थे वे नहीं आ सकते थे। स्कूल प्रशासन ने तय किया कि उन बच्चों को स्कूल में ही इकट्ठा किया जाए। तभी वायरलेस पर रूबी का इमरजेंसी मैसेज गूंजा। पूर्वी पैराडाइज टाउन को सबसे ज्यादा खतरे वाला जोन घोषित कर दिया गया था। सभी स्कूल बसों को आदेश दिया गया कि वे बच्चों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाएं। टाउन हॉल का सिस्टम फेल होने की वजह से स्कूल तक खबर देरी से पहुंची थी। अब अफरा तफरी में 23 बच्चे ऐसे थे जिन्हें लेने वाला कोई नहीं था। टीचर्स के पास इतनी गाड़ियां नहीं थीं कि सबको ले जा सकें। प्रिंसिपल ने कंट्रोल रूम से एक खाली बस की मांग की। रूबी ने सभी ड्राइवरों से रेडियो पर पूछा कि क्या कोई बस खाली है जो उन 23 बच्चों को बचाने जा सके। जवाब में सिर्फ निराशा मिली। कोई बस भरी हुई थी तो कोई इतनी दूर जा चुकी थी कि वापस आना मुमकिन नहीं था। रेडियो पर एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। केविन का हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहा था। एक तरफ उसका घर, उसकी बूढ़ी माँ और बीमार बेटा था जहाँ उसे पहुँचना था। दूसरी तरफ वे बेसहारा बच्चे थे। उसके अंदर एक जंग चल रही थी। एक तरफ अपना परिवार, दूसरी तरफ उसका फर्ज। उसने अपनी आंखें बंद की, अपने बेटे को याद किया और अपनी अधूरी जिंदगी के बारे में सोचा। अचानक उसके अंदर कुछ बदल गया। उसने एक गहरी सांस ली और रेडियो का बटन दबाया। उसने जिम्मेदारी ले ली। केविन ने बस की रफ्तार बढ़ा दी और स्कूल पहुंचा। वहां बच्चे डरे सहमे थे। केविन की पीली बस किसी उम्मीद की किरण की तरह वहां पहुंची। उसने बच्चों को जल्दी बस में चढ़ाया। उसे पता था कि सड़कें जाम होने वाली हैं। 23 बच्चे और एक टीचर बस में सवार हुए। तभी एक और पिता अपने बच्चे को लेने पहुंचा, लेकिन केविन ने उसे भी बस के साथ ही आने को कहा क्योंकि बाहर अकेले जाना जानलेवा था। केविन ने नक्शा देखा और तय किया कि उन्हें पियर्सन एवेन्यू की तरफ जाना होगा। हालांकि उसे शक था कि वह रास्ता सुरक्षित है या नहीं, लेकिन सरकारी आदेश और टीचर की जिद की वजह से उसे उसी रास्ते पर बढ़ना पड़ा। हेलीकॉप्टर में मौजूद कमांडर ने देखा कि सड़क पर हर तरफ गाड़ियां फंसी हुई हैं और रास्ता पूरी तरह जाम है। गाड़ियों की यह कतार कम से कम 24 किलोमीटर लंबी थी। हर कोई चीहे शहर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार कमांडर ने आदेश दिया कि पूरे कस्बे को तुरंत जबरन खाली कराया जाए और यह आदेश बिना किसी अपवाद के सभी इलाकों में तुरंत लागू कर दिया गया। वहां मौजूद अधिकारियों ने तुरंत इस पर आपत्ति जताई और कहा कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों के भागने से भगदड़ और अफरा तफरी मच जाएगी। अगर 26,000 लोग एक साथ निकलेंगे तो सारी सड़कें पूरी तरह ब्लॉक हो जाएंगी और फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और बचाव दल कस्बे के अंदर नहीं जा पाएंगे। लेकिन आग अब घाटी को पार कर रही थी और उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि उसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था। अब कस्बे के पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा था। उनके सामने अब सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो नियमों को ताक पर रखकर जबरन लोगों को बाहर निकालें या फिर पुराने कायदों को पकड़े रहें और सबको अपनी आंखों के सामने आग में झलकर मरते हुए देखें। जिंदगी और मौत के इस फैसले के बीच कागजी बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि जरा सी भी देरी बहुत भारी पड़ने वाली थी। उधर रूबी बार बार बस नंबर 966 को कॉल कर रही थी, लेकिन रेडियो पर जवाब के नाम पर सिर्फ ब्रेक लगने जैसी चरचराहट और शोर सुनाई दे रहा था। लगभग सभी छोटी गाड़ियां खतरे से बाहर निकल चुकी थीं। सिर्फ केविन की बस अभी भी डोंग टियानटांग के भारी ट्रैफिक में फंसी हुई थी। यह सोचकर ही रूबी का दिल बैठा जा रहा था। बस के अंदर का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। मैरी पूरी हिम्मत के साथ बच्चों को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वे शांत रहें और अपनी जगह पर बैठे रहें। खिड़की के बाहर आग की लपटें किसी लहर की तरह करीब आ रही थीं और हवा के झोंकों के साथ आग ऐसे उमड़ रही थी जैसे किसी भी पल खिड़की के अंदर घुस जाएगी। बस के पहिए अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहे थे और हवा में घबराहट और लाचारी भरी हुई थी। केविन ने जब उस आग के समंदर को अपनी ओर करीब आते देखा तो उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अचानक जोर से एक्सीलेटर पर पैर दबाया और बस को तेजी से एक तरफ मोड़ दिया। इस अचानक झटके से बच्चे डर कर चिल्लाने लगे और अपनी सीटों को कसकर पकड़ लिया। केविन ने अब तय किया हुआ रास्ता छोड़ दिया था और भागने के लिए दूसरा रास्ता चुन लिया था। उसे लगा कि मुख्य सड़क के बराबर में जो रास्ता है वहां शायद उन्हें बचने का थोड़ा और मौका मिल जाए। मैरी ने उसे रोकने की कोशिश की और जोर दिया कि उन्हें तय किए गए रूट पर ही चलना चाहिए, लेकिन केविन ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा कि वे इन पुराने और बेकार प्लान के चक्कर में अपनी जान नहीं दे सकते। वह हाथ पर हाथ धरकर वहां फंसे रहने के बजाय खतरा उठाकर बाहर निकलना बेहतर समझता था। आग बिल्कुल पास आ चुकी थी और अगर अब भी वे हिचकिचाते तो दूसरा मौका नहीं मिलता। मैरी ने उसके इस लापरवाह फैसले पर सवाल उठाए, लेकिन केविन ने कड़े शब्दों में जवाब दिया कि उसके लिए असली जिम्मेदारी इन बच्चों को जल्द से जल्द उनके माता पिता के पास सुरक्षित पहुंचाना है। आग के सामने नियम, कायदे और कागजी कार्रवाई सिर्फ रद्दी के टुकड़े के बराबर थे।
उधर कमांड सेंटर में रेडियो पर अभी भी 963 नंबर बस से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। रूबी बार बार कॉल कर रही थी पर कानों में सिर्फ शोर ही सुनाई दे रहा था। तभी अचानक पूरे हॉल में अलार्म गूंज उठा और शहर में सबसे ऊंचे स्तर का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। पूरे शहर को खाली करने का आदेश मिलते ही वहाँ मौजूद साथी भी जल्दी में निकलने लगे। यहाँ तक कि रूबी को भी तुरंत निकलने के लिए मजबूर किया गया। बस में केविन को लगा कि मैरी बहुत डरी हुई है, तो उसने माहौल को हल्का करने के लिए बातचीत शुरू की। बात उनके परिवार तक जा पहुंची। मैरी ने बताया कि उसकी शादी को 19 साल हो चुके हैं। उसका पति अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता है और अब उसके पास सिर्फ उसका 15 साल का बेटा जैक है। असल में उसे सबसे पहले अपने बेटे को लेने जाना चाहिए था, लेकिन इस वक्त वह अपनी जिम्मेदारी के कारण सिर्फ अपनी बहन को ही बेटे का ख्याल रखने को कह पाई थी। वह खुद को शांत दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी आंखों में छिपा डर साफ दिख रहा था। बस में बच्चे अब भी बेचैन थे। कोई पूछ रहा था कि क्या वे सुरक्षित पहुंच पाएंगे। किसी को अपने घर के पालतू जानवरों की चिंता थी, तो कोई बार बार पूछ रहा था कि वे अपने मम्मी पापा से कब मिलेंगे। मैरी हर बच्चे को बड़े धैर्य से जवाब दे रही थी और उन्हें शांत कर रही थी कि वे सुरक्षित जगह पर अपने परिवार से जरूर मिलेंगे। वह बच्चों के आंसू पोंछते हुए अपनी शांति से पूरे बस के बच्चों का हौसला बढ़ा रही थी। रूबी ने आखिरी बार केविन से संपर्क करने की कोशिश की। उसने अपनी घबराहट को काबू में किया और रेडियो पर कहा कि केविन, अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो बच्चों को सीधे चीहे ले जाओ, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। केविन के लिए यह उसका आखिरी संदेश था। इसी बीच खबर आई कि ईस्ट टियानटांग में आग पूरी तरह बेकाबू हो चुकी है। फेदर रिवर अस्पताल में आग लग गई थी और लपटें तेजी से ऊपरी मंजिल तक पहुंच गई थीं। अस्पताल के बाहर दर्जनों मरीज फंसे हुए थे और मेडिकल स्टाफ अपनी पूरी जान लगाकर लोगों को बाहर निकाल रहा था। कमांडर ने आदेश दिया कि चाहे जो हो जाए, अस्पताल को बचाना है। मदद के लिए मेडिकल टीम बुलाई गई, लेकिन खराब मौसम की वजह से आसमान में उड़ने वाले सभी जहाजों को वापस लौटने का आदेश दे दिया गया, क्योंकि ऐसे मौसम में उड़ना नामुमकिन था। कमांडर ने कहा कि अगर हमने वे 4 जहाज खो दिए तो सब खत्म हो जाएगा। उसने चिल्लाकर सबको सुनाया कि अब यह सिर्फ जंगल की आग नहीं रही, बल्कि यह एक शहरी आपदा बन गई है और इसमें बहुत सारे लोग मारे जा सकते हैं। अब हमें बस वही करना है जो हम सबसे अच्छा कर सकते हैं, इसलिए अपनी पूरी ताकत लगा दो। दूसरी तरफ केविन ने देखा कि ट्रैफिक बिल्कुल रुक गया है। उसने बाहर झांक कर देखा तो पता चला कि आगे रास्ता बंद है और गाड़ियां वहां फंसी हुई हैं। मैरी ने उसकी परेशानी देखते हुए पूछा कि बच्चों को सुरक्षित छोड़ने के बाद वह कहां जाएगा। केविन ने बताया कि वह मगलियां जाएगा, जहां उसकी बूढ़ी माँ और 15 साल का बेटा रहते हैं। उसने वादा किया था कि वह तुरंत उनके पास लौटेगा। मैरी उसे दिलासा दे रही थी कि शायद उन्हें भी शहर खाली करने का अलर्ट मिल गया होगा और वे सुरक्षित जगह पहुंच गए होंगे। लेकिन केविन चुप हो गया और उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखने लगा। उसे याद आया कि नगर पालिका ने कितनी बार मैसेज भेजे थे कि इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम में रजिस्टर कर लें, जिसमें बस ऑनलाइन अपना नंबर या ईमेल देना था ताकि मुसीबत के वक्त तुरंत जानकारी मिल सके। लेकिन केविन ने इसे फालतू का काम समझकर टाल दिया था और अब तक रजिस्टर नहीं किया था। अब उसे महसूस हुआ कि उसकी बूढ़ी माँ के पास कोई गाड़ी नहीं है और उसका बेटा बस उसके घर आने का इंतजार कर रहा होगा। अब जब आग ने पूरे कस्बे को घेर लिया है, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने सुरक्षा का सबसे बड़ा मौका खो दिया। उसके परिवार को कोई अलर्ट नहीं मिला होगा और वे बस हाथ पर हाथ धरकर मुसीबत का इंतजार कर रहे होंगे। इस सोच और अपनी लापरवाही की वजह से वह बहुत घबरा गया था और आगे का रास्ता उसे और भी डरावना लग रहा था। तभी अचानक आग की लपटें खिड़की के पास तक आ गईं। केविन ने तुरंत सबको सिर नीचे करने और खिड़की से दूर रहने को कहा। उसने अचानक मैरी से कहा कि वह ड्राइवर की सीट पर बैठ जाए, क्योंकि उसे बाहर जाकर सड़क से उन गाड़ियों को हटाना होगा जो रास्ता रोक रही हैं। मैरी घबराकर बोली कि उसे बस चलानी नहीं आती, पर केविन ने उसे समझाया कि यह बहुत आसान है, बस ब्रेक छोड़ना है और जब वह चिल्लाए तो एक्सीलेटर दबाना है ताकि वे ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ सकें। मैरी ने डरते डरते हाँ कह दिया। केविन गाड़ियों के बीच में कूद गया और पागलों की तरह हाथ हिलाकर चिल्लाने लगा कि रास्ता साफ करो ताकि फायर ब्रिगेड और स्कूल बस निकल सके। केविन की कोशिशों से बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। हवा में फायर ब्रिगेड के सायरन का शोर गूंज रहा था। बस मौका पाकर बैरिकेड से बाहर निकल गई। उस पल बस में बैठे हर इंसान की सांसें थमी हुई थीं। जैसे ही बस सुरक्षित निकली, बच्चों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। मैरी कांप रही थी, पर उसने हिम्मत जुटाकर कहा कि आखिरकार वे बाहर निकल आए हैं। लेकिन वह जानती थी कि आगे अब भी बहुत अनजानी मुश्किलें हैं। रेडियो सिस्टम पूरी तरह ठप हो चुका था और पूरा कस्बा आग और दहशत की चपेट में था। केविन ने वॉकी टॉकी पर अपनी लोकेशन बताई। मैरी ने बच्चों को अपना सामान तैयार रखने को कहा ताकि वे जल्द अपने माता पिता से मिल सकें। लेकिन जब बस पैराडाइज एलिमेंट्री स्कूल के मिलन स्थल पर पहुंची तो वहां बच्चों का इंतजार करने वाला कोई नहीं था। वहां सिर्फ सन्नाटा और धुआं फैला था। बच्चे अपनी सीटों से बाहर झांककर मम्मी पापा को पुकारने लगे, पर जवाब में सिर्फ धुआं और हवा का शोर था। केविन और मैरी ने बाहर उतरकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। हवा में इतना धुआं था कि सांस लेना मुश्किल था और सबको खांसी आ रही थी। मैरी का चेहरा सफेद पड़ गया। जो जगह सुरक्षित मानी जा रही थी उसे अब खाली कर दिया गया था। वहां न कोई चेतावनी थी और न ही कोई नोटिस। सब लोग वहां से जा चुके थे। केविन ने बिना वक्त गंवाए फैसला किया कि वे बच्चों को लेकर चीहे के मुख्य शेल्टर होम जाएंगे, क्योंकि अब वही एक जगह थी जहां उम्मीद बची थी। वह बच्चों को उनके माता पिता तक पहुंचाने के बाद ही अपने बच्चों को ढूंढने जाएगा।
फायर हेडक्वार्टर में माहौल बहुत खराब था। चीफ को खबर मिली कि पैराडाइज में 27,000 और मगलिया में 12,000 निवासी हैं, जिनमें से अब तक सिर्फ 8,000 लोग ही बाहर निकल पाए हैं। बिजली कंपनी ने जो वादा किया था कि वे पावर काट देंगे, वह भी पूरी तरह सफल नहीं हुआ था। कई जगह बिजली के तार टूटकर गिर गए थे, जिससे रास्ता रुक गया था और उन तारों से अब भी चिंगारियां निकल रही थीं। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर तार काट रहे थे ताकि गाड़ियों को निकलने का रास्ता मिल सके। कमांडर ने गुस्से में बिजली कंपनी के अधिकारी से पूछा कि पावर अब तक पूरी तरह बंद क्यों नहीं हुई, तो जवाब मिला कि ऑटोमेटिक सिस्टम तो बंद है, लेकिन बाकी का हिस्सा मैन्युअल तरीके से एक एक करके बंद करना पड़ रहा है। इस कुदरती आफत के सामने सारी सुरक्षा व्यवस्था फेल हो गई थी। दूसरी तरफ बस के अंदर तनाव और बढ़ गया था। केविन ने देखा कि पीछे से आग की एक विशाल दीवार उनकी तरफ आ रही है। उसने मैरी को आगाह किया कि उन्हें अब आग से बचने के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर भागना होगा। उन्हें लगा कि पोन्स रोड और क्लार्क रोड पूरी तरह बंद हो चुकी हैं। अब सिर्फ नील रोड और ओवरपास रोड ही बचे थे। मैरी को लगा कि नील रोड पर शायद कम भीड़ होगी, लेकिन केविन जानता था कि वह रास्ता बहुत संकरा और घुमावदार है, जहां 15,000 किलो की यह बस चलाना मौत को दावत देना होगा। उनके पास ओवरपास रोड के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, जो एक चौड़ी और सीधी 4 लेन की सड़क थी। शायद यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। जब बड़े लोग रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तभी बस के एक बच्चे ने एक ऐसा मासूम और गहरा सवाल पूछ लिया कि बस में सन्नाटा पसर गया। मैरी ने अपनी घबराहट को छुपाते हुए कहा कि उसे जवाब तो नहीं पता, पर वह उन्हें उनके माता पिता से मिलाने की पूरी जान लगा देगी। केविन ने भी उसकी बात का समर्थन किया। इस घड़ी में वे सिर्फ टीचर और ड्राइवर नहीं थे, बल्कि उन बच्चों की आखिरी उम्मीद और रक्षक थे। कमांड सेंटर से नई जानकारी मिली कि नुकसान तेजी से बढ़ रहा है और आग ने घरों और दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया है। हवाई बचाव दल अब भी नहीं उड़ पा रहा था। बस नंबर 937 के बारे में आखिरी खबर यह थी कि वह कोडक रोड के दक्षिणी हिस्से में है, जो कि सबसे खतरनाक इलाका था। वहां बिजली के तार तेज गर्मी की वजह से किसी भी पल गिरने वाले थे। केविन और मैरी सामने देख रहे थे कि तभी एक जोरदार धमाका हुआ और आग की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ी। बस के अंदर चीख पुकार मच गई। बच्चे रो रहे थे और पूछ रहे थे कि वे कैसे बचेंगे। तभी अचानक किसी ने बस की खिड़कियों को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। कुछ अजनबी लोग पागलों की तरह बस में घुसने की कोशिश कर रहे थे और उनके पास हथियार भी थे। वे मदद मांगने नहीं, बल्कि बस छीनने आए थे। मैरी ने बच्चों को खिड़की से दूर रहने और सिर नीचे करने को कहा ताकि कोई उन्हें देख न सके। केविन ने देखा कि सामने एक छोटा सा रास्ता खाली है। उसने बिना सोचे समझे स्टीयरिंग घुमाया और आग और उन लोगों के बीच से रास्ता बनाकर बस को निकाल ले गया। केविन ने रास्ता बदला क्योंकि ओवरपास रोड अब पूरी तरह जाम हो चुका था। अब नील रोड ही उनकी आखिरी उम्मीद थी, भले ही वह रास्ता बहुत संकरा था। तभी बस के अंदर चीखें गूंज उठी क्योंकि एसी के जरिए काला और जहरीला धुआं अंदर आने लगा था। बच्चों को खांसी होने लगी। मैरी ने तुरंत केविन से कहा कि एसी बंद कर दे। केविन ने एसी बंद कर दिया ताकि और धुआं अंदर न आए, भले ही इससे बस के अंदर गर्मी बहुत बढ़ने वाली थी। केविन ने धीरे से कहा कि वे अब धुएं के गुब्बार के बिल्कुल बीच में हैं और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। केविन ने पहले यहाँ काम किया था, इसलिए उसे एक गुप्त छोटे रास्ते का पता था जो रॉय रोड से होते हुए नील एवेन्यू तक जाता था। शायद यही उनकी जिंदगी का आखिरी रास्ता था। केविन धुएं के बीच रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। बच्चों के रोने की आवाजें और धुएं की गंध हवा में मिली हुई थी। उधर रूबी घबराए हुए माता पिता के बीच खड़े थी। उसने बताया कि वह स्कूल का ट्रांसपोर्ट हेड है और बच्चे बस से निकल चुके हैं, लेकिन आग ने फोन और रेडियो नेटवर्क खराब कर दिया है, जिससे उनका संपर्क टूट गया है। रूबी ने बताया कि बसें शायद ईस्ट पैराडाइज के पास हैं, जो इलाका अब भी जल रहा है। उसने लोगों को शांत किया कि पुलिस और फायर ब्रिगेड उनकी तलाश कर रही है और उनके साथ मैरी और केविन जैसे बहादुर लोग हैं। जब लोगों ने ड्राइवर केविन का नाम सुना तो वे घबरा गए क्योंकि वह नया था, लेकिन रूबी ने जोर देकर कहा कि केविन एक बहुत नेक और भरोसेमंद इंसान है और वही बच्चों को इस आग से निकाल सकता है। दूसरी तरफ आग बस का पीछा कर रही थी। केविन बुरी तरह थक गया था और गहरी सांसें ले रहा था। पहाड़ी रास्ता बहुत संकरा और खतरनाक था। एक तरफ चट्टाने और दूसरी तरफ खाई। बच्चे डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए थे। मैरी उन्हें हिम्मत दे रही थी कि अगर वे डटे रहे तो इस आग के समंदर से बाहर निकल जाएंगे। यह आग चारों तरफ फैली हुई थी और हवा के साथ और तेज हो रही थी। रास्ते बहुत संकरे थे और इमारतों में आग लगी हुई थी। उनके पास अब कोई बाहरी मदद नहीं बची थी। जो लोग भी वहां फंसे थे, उन्हें खुद ही अपनी जान बचाकर इस नरक से बाहर निकलना था। उनके पास कोई साधन नहीं बचा था, बिल्कुल कोई साधन नहीं। अचानक सामने लोगों का एक झुंड दिखाई दिया जो अजीब तरह से आग की दिशा में ही भागे जा रहे थे। उन्होंने भागकर बचने का रास्ता नहीं चुना, बल्कि वे सीधे आग की लपोटों की ओर जा रहे थे। बच्चे यह देखकर और भी ज्यादा घबरा गए और उन्हें समझ नहीं आया कि ये लोग मौत की गहराई में क्यों जा रहे हैं। जब एक राहगीर से इसके बारे में पूछा गया तो पता चला कि आगे वाला ट्रेलर कैंप पहले ही आग का समंदर बन चुका है। वहां हर तरफ भीषण आग लगी है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। केविन ने एक गहरी सांस ली और तय किया कि वो खुद नीचे उतरकर आगे के हालात देखेगा। उसे पक्का करना था कि क्या पहाड़ियों के किनारों से कोई रास्ता निकाला जा सकता है, और साथ ही वो इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहता था कि अगर जरूरत पड़ी
तो बच्चों के साथ बस छोड़कर पैदल भागना पड़ेगा। मैरी ने अपने अंदर की घबराहट को दबाया और बस के गलियारे में खड़ी होकर बहुत ही शांत आवाज में सबको दिलासा देने लगी। उसने बच्चों से कहा कि सब बिल्कुल चुप रहें, अपने अपने स्कूल बैग पकड़ लें और बस के अंदर एक लाइन में खड़े हो जाएं। इस घड़ी में बड़े लोगों को पूरी बस के भविष्य का फैसला करना था, जबकि बच्चे अपनी सहमी हुई आंखों से सिर्फ अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार कर रहे थे। केविन रास्ता ढूंढने के लिए पहाड़ी पर चढ़ा, लेकिन उसने देखा कि चारों तरफ से आग ने घेरा डाल रखा है। हर वो रास्ता जहां से निकलने की उम्मीद थी, उसे आग की लपटों ने निगल लिया था। आसमान में धुएं का गुब्बार किसी काली छत की तरह छाया हुआ था और वह अकेली स्कूल बस उस आग के समंदर के बीचों बीच फंसी हुई थी। केविन बस में वापस आया और मैरी से कहा कि उन्हें बस के अंदर ही रहना होगा, क्योंकि हर तरफ आग है, वे पूरी तरह घिर चुके हैं और पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। मैरी ने नक्शा फैलाया और जान बचाने का कोई नया रास्ता ढूंढने की कोशिश की। मैरी चिल्लाई, हमें यहीं रुकना होगा, हमें यहीं रुकना होगा, हमें यहीं रुकना होगा। केविन ने कहा, नहीं नहीं नहीं, हम सड़क पर उतर सकते हैं, दूसरे लोग भी सड़क पर जा रहे हैं, हम सड़क पर जाने की कोशिश कर सकते हैं। मैरी लगभग टूट चुकी थी, उसकी आवाज कांप रही थी। नहीं, यह मुमकिन नहीं है, हम यहाँ 2 मिनट भी नहीं रुक सकते, नामुमकिन है, हम यहाँ 2 मिनट भी नहीं रह पाएंगे। मैरी की आवाज लगभग पूरी तरह टूट चुकी थी। वह यह मानने को तैयार नहीं थी कि उन्हें बस वहीं रुके रहना चाहिए। आग से घिरे उस सुनसान रास्ते पर खड़े रहने का मतलब था बच्चों को मौत के हवाले कर देना। उसने केविन से बार बार पूछा कि अगर आग बस तक आ गई तो वे क्या करेंगे। केविन के पास भी कोई जवाब नहीं था। उसने बस यही दोहराया कि यही इकलौती जगह है जहां उसने 30 सेकंड की शांति देखी है। आग से घिरे इस छोटे से टुकड़े पर वे कम से कम कुछ मिनट और जिंदा रह सकते थे। मैरी की आवाज कांप रही थी और वह लगभग रोते हुए उसकी बात मान गई। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, पर उसकी सिसकियां नहीं रुक रही थीं। बस के अंदर की हवा भारी और गाढ़ी होती जा रही थी। धुआं खिड़कियों की दरारों और वेंटिलेशन के रास्तों से अंदर घुसने लगा था। केविन की घबराहट अपनी चरम सीमा पर थी। उसने धीमी और तेज आवाज में मैरी को पुकारा और कहा कि उन्हें समय जीतना होगा, चाहे वह थोड़ा सा ही क्यों ना हो। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। केविन ने टेप से वेंटिलेशन के छेदों को बंद किया, जबकि मैरी ने बच्चों के लिए कपड़े के टुकड़ों से साधारण फिल्टर मास्क बनाए। हर कपड़े को कीमती पानी से भिगोया गया था। इसी बीच बाहर कंट्रोल सेंटर से खतरे की चेतावनी आई। फायर हाइड्रेंट में पानी का दबाव खत्म हो चुका था और पानी की सप्लाई ठप हो रही थी। अब आग को रोकना नामुमकिन था। वे अपनी आंखों से इस तबाही को बढ़ते हुए देख रहे थे, लेकिन उनके पास कोई संसाधन नहीं बचा था। इसके बाद की रिपोर्ट और भी दिल दहला देने वाली थी। खबर आई कि बहुत से लोग अपनी गाड़ियों के अंदर ही फंसकर मर चुके हैं और आग ने उन्हें जिंदा निगल लिया है। दर्दनाक मौत का सिलसिला तेजी से फैल रहा था। कमांडर ने ठंडे दिमाग से आखिरी आदेश दिया, अब आग बुझाने की कोशिश छोड़ दो, अपनी पूरी ताकत सिर्फ लोगों की जान बचाने में लगाओ, क्योंकि इस आग को अब काबू नहीं किया जा सकता। अब सिर्फ इतना किया जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जाए। बस के अंदर खिड़कियां और बस की दीवारें इतनी गर्म हो गई थीं कि जैसे तंदूर हो। ऐसा लग रहा था कि पानी भी आग पकड़ लेगा। केविन और मैरी ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों जानते थे कि यह स्कूल बस अब भट्टी में फंसे लोहे के डिब्बे जैसी बन गई है। वे बारी बारी से बच्चों के पास गए और उन्हें चेतावनी दी कि बस की दीवारों को न छुएं और अपने हाथ पैर गलियारे के बीच में ही रखें। हमारे पास समय नहीं है, हम उन्हें ऐसे बातें नहीं करने दे सकते। उसी समय कंट्रोल सेंटर में एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। फायर चीफ ने मीडिया को बताया कि आग सुबह 6:30 बजे पुरगा ब्रिज के पास शुरू हुई थी। सिर्फ 2 घंटों में आग ने सारी सुरक्षा रेखाओं को तोड़ दिया और सुबह 8:30 बजे पैराडाइज टाउन पर हमला कर दिया। चीफ ने ईमानदारी से माना कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी आग को फैलने से नहीं रोक पाए। कुछ मिनट पहले ही उन्हें मजबूरन आदेश देना पड़ा कि आग बुझाने का काम बंद कर दिया जाए और सारा ध्यान जान बचाने पर लगाया जाए। हालांकि इस वक्त हजारों लोग अब भी फंसे हुए थे। कुछ हार मान चुके थे तो कुछ अपनी जगह डटे थे। उनकी बातों में लाचारी साफ झलक रही थी। पूरा समुदाय अकेला इस भयानक आग का सामना कर रहा था। उसी दौरान बस के अंदर मैरी ने अपने मन की बात कहनी शुरू की। उसने बताया कि वह लगभग पूरी जिंदगी पैराडाइज टाउन से बाहर नहीं गई। बस जवानी में 2 हफ्ते के लिए एक दोस्त के फार्म हाउस गई थी और पति के साथ एक छोटा सा वीकेंड सैन फ्रांसिस्को में बिताया था। उसे लगा था कि अगर वो यहीं रहकर नियमों का पालन करेगी तो कुछ भी बुरा नहीं होगा। पर अब उसे समझ आया कि वो जिंदगी सिर्फ खुद को धोखे में रखने जैसी थी। असली जिंदगी किसी कोने में बैठकर सुरक्षा का इंतजार करने में नहीं, बल्कि बड़ी दुनिया को देखने में है। उसने कसम खाई कि अगर वो यहाँ से जिंदा निकली तो बच्चों को सफर पर ले जाएगी, चाहे वो कोई अम्यूजमेंट पार्क हो या दूर अफ्रीका। वो अपनी आंखों से हाथियों को पानी पीते हुए देखेगी और दुनिया के हर कोने पर अपने कदमों के निशान छोड़ेगी। उसने मुस्कुराते हुए केविन से पूछा कि वो क्यों हंस रहा है। केविन ने कहा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी पैराडाइज टाउन से भागने की कोशिश में बिता दी, जबकि मैरी ने अपनी पूरी जिंदगी यहीं रहने में गुजार दी और अब दोनों एक ही जगह पर एक ही जैसे अंजाम का इंतजार कर रहे हैं। केविन ने सोचा कि शायद यह उसे सुधरने का दूसरा मौका मिला है। मैं बस बच्चों को बाहर निकालना चाहता हूँ। मैरी ने पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये दूसरा मौका है? केविन ने बताया कि उसके पिता का जन्मदिन 28 साल पहले था
उसने याद किया कि आखिरी बार उसने अपने पिता से 28 साल पहले क्रिसमस की रात बात की थी। उनका झगड़ा हुआ था, हमेशा की तरह। पिता को लगता था कि वह हर काम अधूरा छोड़ देता है और कभी कामयाब नहीं होगा। केविन गुस्से में था। उसने अपने पिता पर चिल्लाकर नफरत जाहिर की और उनके मरने की बद्दुआ तक दे दी। फिर वह दरवाजा पटककर बाहर चला गया और कभी वापस नहीं आया। मैरी शांति से सुनती रही। उसे शर्मिंदगी थी। उसकी जिंदगी बिखरी हुई थी, तलाक, बेरोजगारी और कर्ज। वह अपने पिता को अपनी नाकामी नहीं दिखाना चाहता था। कुछ महीने पहले जब पिता बीमार हुए और माँ ने फोन किया तो वह पूरी रात गाड़ी चलाकर पहुंचा, लेकिन देर हो गई थी। पिता की मौत उसी सुबह हो गई थी और वह आखिरी बार मिल भी नहीं पाया। आज इस आग के बीच उसे फिर से महसूस हो रहा था कि वह देर कर चुका है। इस बार एक पिता के तौर पर उसे देर हो गई थी। उसका बेटा कितनी ही बार उसकी ओर हाथ बढ़ाता था, लेकिन वह कभी वहां मौजूद नहीं था। वह एक नाकाम बेटा था और एक नाकाम पिता भी। मैरी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं, तुम अभी यहीं हो और 22 बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे हो। ये कोई नाकाम इंसान नहीं करता। केविन ने सिर हिलाया और कहा, मैं हमेशा देर कर देता हूँ। मैरी ने मजबूती से कहा, अभी देर नहीं हुई है। जब तक हम जिंदा हैं देर नहीं हुई है। उनकी बातचीत बस के पीछे से आने वाली एक चीख से टूट गई। एक बच्चा चिल्लाया, आग लग गई। केविन तुरंत बस से नीचे कूदा और फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आग बुझाने लगा। एक जगह बुझती तो दूसरी तरफ से लपटें बस को घेर लेती। उसने बुझाने वाला यंत्र मैरी को थमाया और खुद अपना कोट उतारकर आग को पीटने लगा। जल्द ही फायर एक्सटिंग्विशर खाली हो गया और बाहर आग और भी भयानक हो गई। केविन ने एक ठंडी सांस ली। उसके सामने आग किसी जिंदा शैतान की तरह नाच रही थी। उसे समझ आ गया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बस कुछ ही मिनटों में जल जाएगी। वह अकेला इसे नहीं रोक सकता था। उसने सामने देखा, धुएं से भरी वह सड़क ही बाहर निकलने का इकलौता रास्ता थी। केविन ने फैसला किया, उन्हें अभी बस चलाकर वहां से निकलना होगा। यही जान बचाने की आखिरी उम्मीद है। लेकिन ठीक इसी वक्त बस स्टार्ट ही नहीं हुई। केविन ने स्टीयरिंग मैरी को दिया और खुद बाहर इंजन की तरफ भागा। गर्म लोहे से उसकी उंगलियां जल रही थीं, पर उसे दर्द का एहसास नहीं था। उसने इंजन चेक किया और मैरी से कहा, अब स्टार्ट करो। इंजन से एक बेजान आवाज आई और फिर शांति छा गई। दूसरी बार, तीसरी बार, सब बेकार। केविन के हाथ कांप रहे थे, दर्द से भी और डर से भी। उसने देखा कि आग बिल्कुल करीब आ गई है। गर्मी इतनी थी कि हवा भी मुड़ती हुई दिख रही थी। उसने खुद को शांत किया और चौथी बार चिल्लाया, मैरी, कोशिश करो। मैरी ने चाबी घुमाई। इंजन थोड़ा कूं कूं किया और फिर दहाड़ मारते हुए चालू हो गया। केविन की आंखों में लगभग आंसू थे। वह उछलकर ड्राइवर की सीट पर बैठा, रेस दी और बस को सीधे उस जलती हुई दुनिया में झोंक दिया। बस की खिड़कियों के कांच गर्मी से चटकने लगे। बाहर पेड़ एक के बाद एक गिर रहे थे। आग की लपटें हवा के साथ बस की छत पर गिर रही थीं। बस के अंदर बच्चों के रोने और प्रार्थना करने की आवाजें गूंज रही थीं। केविन ने स्टीयरिंग को मजबूती से जकड़ रखा था। उसकी आंखों में बाहर की आग की चमक थी। उस पल उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी। अपनी जिंदगी की सारी गलतियां और देरी महसूस हुई और दिल से एक ही आवाज आई, इस बार देरी नहीं होनी चाहिए। इंजन ने एक जोरदार आवाज की और बस जलती हुई टहनियों को तोड़ती हुई आगे निकल गई। आग की दीवार को चीरकर वे धुएं के गुब्बार से बाहर निकले। बस के अंदर की चीखें अब सिसकियों में बदल गई थीं और फिर सन्नाटा छा गया। जब आग पीछे छूट गई तो बच्चों ने रोते हुए पूछा, क्या सब खत्म हो गया? मैरी ने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम अब सुरक्षित हो। जब बस रिलीफ कैंप पहुंची तो वहां माता पिता का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग अपने बच्चों के नाम पुकार रहे थे। कुछ खुशी से जमीन पर गिरकर रोने लगे। वह मंजर बेहद भावुक था। बच्चे एक एक करके बस से उतरे और अपने माँ बाप के गले लग गए। दूर खड़ी भीड़ तालियां बजा रही थी। ये उस चमत्कार के लिए था जो आग के समंदर को पार करके आया था। मैरी ने बस के अंदर केविन का शुक्रिया अदा किया। केविन ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर बहुत कुछ अनकहा था। उसने मुस्कुराते हुए मैरी को याद दिलाया कि वो उसे हाथी की फोटो जरूर भेजेगी। मैरी को भीड़ में अपना बच्चा मिल गया और वह उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। केविन रजिस्टर के पास गया ताकि अपनी माँ और बेटे का नाम ढूंढ सके, लेकिन वहाँ उनका नाम नहीं था। वह घबराकर कैंप में पागलों की तरह उन्हें ढूंढने लगा। आखिरकार उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। उसकी माँ जिंदा थी। वह बहुत कमजोर लग रही थी। माँ ने बताया कि पड़ोसी कायल ने उन्हें बचाया था और आग फैलने से पहले कस्बे से बाहर ले आया था। केविन ने सिर हिलाया और अपने बेटे के बारे में पूछा, तुम सुरक्षित हो? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है? पैराडाइज टाउन की वह आग 17 दिनों तक जलती रही। जिन सड़कों को लोग जानते थे वहां अब सिर्फ जले हुए पेड़ और राख के ढेर बचे थे। हर तरफ जलने की बदबू थी। केविन अपने घर की जगह पर पहुंचा। घर अब सिर्फ एक ढांचा रह गया था। छत गायब थी और दीवारें गिरी हुई थी। उसने मलबे में ढूंढना शुरू किया और जली हुई लकड़ी और राख के नीचे से उसे एक फोटो फ्रेम मिला। कांच टूटा हुआ था। फ्रेम आधा जल चुका था, लेकिन अंदर की फोटो सलामत थी। उसकी और उसके बेटे शॉन की फोटो। केविन उस फोटो को हाथ में लिए मलबे के बीच चुपचाप खड़ा रहा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा। लिंडा शॉन को लेकर वहां आई थी। केविन माफी मांगना चाहता था, बताना चाहता था कि उसने आने का वादा किया था और इस बार वह क्यों नहीं आ पाया। लेकिन उससे पहले ही शॉन आगे बढ़ा और उसने अपने पिता को गले लगा लिया। केविन वहीं खड़ा रह गया। हाथ में वहीं आधी जली फोटो थी। उसने अपने बेटे की पकड़ को महसूस किया। सालों बाद यह पहली बार था जब शॉन ने खुद उसे गले लगाया था। केविन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कोई आंसू नहीं बहा। उसकी सारी माफी और सारी सफाई उसी एक गले मिलने में दफन हो गई।
इस आपदा ने 13,000 से ज्यादा घर जला दिए और 85 लोगों की जान ले ली। जांच में पता चला कि बिजली कंपनी पैसिफिक गैस एंड इलेक्ट्रिक इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार थी। उन पर 84 लोगों की हत्या का आरोप लगा। उन्होंने अपना जुर्म कबूला और 1300.5 अरब डॉलर का हर्जाना दिया। और ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये कैलिफोर्निया के पैराडाइज टाउन की एक सच्ची घटना है।